1 साल से एमबी स्टूडेंट रहा हूँ और एक छोटा-सा कोचिंग चलाता हूँ सर। धन्यवाद सर। जी, मैं साथी वीर जी से रिक्वेस्ट करूँगा, वीर जी कृपया अपना परिचय देने का कष्ट करें। साथी वीर जी, वीर T3268 वीर जी तक शायद आवाज। जी वीर जी। First of all, I greeting Jai Hind to all of you. Myself, Veer Singh from Papon, district Auraiya, UP. I have do preparation for UPSC Deep IS. In my background, I do also teaching, so little bit educated by me. And again, I thank to Deep IS who is do a good job for students who prepared for the UPSC free of cost. जी, साथी भारती जी से रिक्वेस्ट करूंगा, भारती जी कृपया अपना परिचय देने का कष्ट करें। Jai Bhim Namo Buddhaya, all of you. Good morning, everyone. This is Bharti here from Faridabad, and I have completed my graduation and now pursuing my coaching from Deep IAS coaching. And I am one of the member of Deep Den Empowerment. Thank you so much. जी, मैं साथी सलोनी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, सलोनी जी कृपया अपना परिचय देने का कष्ट करें। साथी सलोनी जी, शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जी सलोनी जी, शायद सलोनी जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। साथियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, साथियों अपनी बात कहने के बाद अपना माइक ऑफ जरूर कर दें, क्योंकि इससे हमें रेणु भारद्वाज जी से रिक्वेस्ट करूंगा, रेणु जी कृपया अपना माइक ऑफ करने का कष्ट करें। साथियों अपनी बात कहने के बाद अपना माइक जरूर ऑफ कर दें, जिससे कि हम क्लियर सुन सकें और सामने वाले को कोई दिक्कत ना हो बोलने में। जैसे कि साथियों ये तय हुआ था कि अविद्या और कुशल कर्म पर आज का अध्याय चलेगा। आज का जो सशक्तिकरण संवाद है उसका विषय है अविद्या और कुशल कर्म। साथियों हम काफी टाइम से कुशल कर्म और अपने जीवन में कैसे जी सके, हम कुछ नैतिक शिक्षाओं का की क्लासें ले रहे हैं और ये जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुशल कर्म हमें करना चाहिए। कुशल कर्मों में भागीदार नहीं बनना चाहिए, ऐसी हम शिक्षा ले रहे हैं। कोई अपराध न करना चाहिए, यही मानव जीवन जीने के लिए अच्छा मार्ग है। साथियों इस पर कोई अपनी बात रखना चाहता है, कोई साथी तो अपनी बात रख सकता है, हमारे पास समय है। शायद कोई साथी अपनी बात नहीं रखना चाहता। तो साथियों मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि यदि मनुष्य कुशल कर्म करे तो उसे इसको बार बार करते रहना चाहिए, उसी में चित्त लगाना चाहिए। कुशल कर्मों का संचय सुखकर होता है। अच्छाई के बारे में यूं तो मत सोचो कि मैं इसे प्राप्त नहीं कर सकता, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। इसी प्रकार थोड़ा थोड़ा संचय करके कुशल कर्मों में वृद्धि होती है। कुशल कर्म हमें निरंतर करना चाहिए। हमें एक बार कुछ अच्छा काम कर दिया, अच्छा काम करने के बाद हम उसको फिर भूल जाए, फिर जीवन में कभी ना करे, तो ये भी मतलब जो ठीक बात नहीं है। जो डेन एम्पावरमेंट नेटवर्क आप लोगों के बीच में निरंतर अपना कार्य कर रहा है, एजुकेशन का कार्य, मानव मतलब हर मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देने का कार्य है। ये कार्य ये कार्य हमारे देश, हमारे समाज को सुख में बना सकता है। साथियों चंदन और कमल, जूही तथा मल्लिका की सुगंध से बढ़कर सील की सुगंध होती है। सुगंधित धूप और चंदन की सुगंध कुछ ही दूर तक जाते हैं, किंतु सील की सुगंध
बहुत दूर तक जाती है। बुराई के बारे में भी यह न सोचे कि यह मुझ तक नहीं पहुंचेगी। जिस प्रकार बूंद बूंद करके पानी का घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार थोड़ी थोड़ी करके बुराई भी बहुत हो जाती है। इसलिए बुराइयों से हमें बचना चाहिए। ऐसी हम शिक्षा डैन एम्पावरमेंट नेटवर्क के सशक्तिकरण संवाद में निरंतर ले रहे हैं। साथियों, अभी हमारे पास 4 मिनट बाकी है। कोई साथी इस कुशल कर्म पे अविद्या पर कुछ अपनी बात रखना चाहता है तो साथी अपनी बात रख सकते हैं। इसके बाद डैन एम्पावरमेंट नेटवर्क के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण कुमार सर हमें समझाएंगे कि अविद्या क्या है, कुशल कर्म क्या है, और हम इसे ध्यान से सुनेंगे। कोई भी साथी अपनी बात रखने के लिए हाथ ऊपर कर सकता है। धन्यवाद भीम सिंह जी। सर, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं वीर सिंह बोल रहा हूँ। जी सर, प्लीज। मैं थोड़ा सा इसके जो आपने प्रकाश डालते हुए अपनी बात को कहने की कोशिश कर रहा हूँ। एक पुस्तक में कि तू अपनी रोटी नदी के जल के ऊपर डाल दे, बहुत दिनों के बाद तू उसे फिर से वापस पाएगा। तो जब ये बात मैंने पढ़ी तो मुझे होता है जिस पर आज हम हैं, मैं समझता हूँ कि हर एक व्यक्ति के अंदर एक सॉल होती है, एक होली सॉल जिसको हम कह सकते हैं, पवित्र आत्मा कह सकते हैं, और वो हमें हर वक्त इंडिकेट करती है कि सही क्या है, गलत क्या है। तो जो कुशल कर्म की बात है, हर एक वो काम जिससे दूसरे को खुशी मिले और हमको कोई हानि ना हो, वो शायद मेरी नजर में एक अच्छा कुशल कर्म हो सकता है। और जो भी जरूरतमंद व्यक्ति है, यदि हम उसकी कभी मदद करते हैं तो हमें तो खुशी ना मिले, लेकिन उस व्यक्ति के चेहरे पे जो खुशी हम लाते हैं, उस खुशी से निश्चित हमारे अंदर एक जागृति पैदा होती है, एक आंतरिक खुशी मिलती है कि कहीं ना कहीं हमने एक जरूरतमंद व्यक्ति के, एक नीडी व्यक्ति की सहायता करके कुछ ना कुछ अच्छा किया है। और ये हमें वापस मिलता है जब हम किसी परिस्थिति में होते हैं। तब मैंने कई बार अनुभव किया है। तो मैं सभी साथियों से इस बात को कहना चाहता हूँ कि हर एक समय में हमें अवसर तलाशना चाहिए कि यदि हम सक्षम हैं तो हम किसी के भी साथ, ये मायने नहीं रखता कि वो व्यक्ति हमको जानता है या नहीं जानता है, वो व्यक्ति हमें कुछ लौटाएगा या नहीं लौटाएगा, ये सारी चीजों को ना सोचकर हम सिर्फ एक बात को सोचें कि निश्चित प्रकृति को जो हम देते हैं वो प्रकृति हमें कई गुना वापस कर देती है। तो इस सोच के साथ हमारे जीवन से, हमारे व्यक्तिगत व्यवहार से अच्छे कर्मों को हमें लगातार करते रहना चाहिए, और यही मानव जीवन की वास्तविक सच्चाई। धन्यवाद। जी बिल्कुल, बिल्कुल बहुत अच्छा बताया सर वीर जी आपने। साथियों, सर्वश्रेष्ठ जो मनुष्य होता है, मनुष्य 4 तरह के होते हैं। मनुष्य की जो प्रवृत्ति 4 तरह की होती है। एक तो वो होते हैं जो मतलब अपने से अपने काम भी पूरा नहीं कर पाता है, अपनी भलाई नहीं कर पाता है, ना ही दूसरों के भले के लिए कार्य कर पाता है। और दूसरे लोग वो होते हैं जो दूसरों का भला कर देते हैं, किंतु अपना भला नहीं कर पाते हैं, अपने लिए नहीं सोच पाते हैं, अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दे पाते, अपने बच्चों को स्टैंड नहीं कर पाते, दूसरों के लिए चिंतित रहते हैं। तीसरे तरह के वो लोग होते हैं जो अपना तो सोचते हैं, अपना भला करते हैं, किंतु दूसरे से कोई मतलब नहीं होता। दूसरे का कितना भी बुरा हो जाए, कितना भी नुकसान हो जाए, तो उनको अपना बेनिफिट चाहिए। दूसरा चाहे देश गर्त में जाए, समाज गर्त में जाए, बस अपने से मतलब रखता है। चौथी तरह के वो लोग होते हैं जो अपना भी भला चाहते हैं और दूसरों की भी भलाई करते हैं। ये सबसे मेरे ख्याल से जो मानव वो होता है जो अपना भी भला करे, अपने आप को भी उज्जवल जीवन जीने के लिए आगे बढ़ा सके, और दूसरों को वो मार्ग दे सके, वो ज्ञान दे सके जो आपके पास है। वो शायद सर्वश्रेष्ठ मनुष्य होते हैं।
जिसने न मतलब जो तथागत गौतम बुद्ध ने कहा है कि जिसने न कभी अपनी भलाई और न ही दूसरों की भलाई के लिए प्रयास किया है, वह शमशान की उस लकड़ी की तरह है, दोनों सिरों से जल रही है। और जिसके बीच में गोबर लगा है, उसने न ही गांव में और न ही जंगल में कोई अग्नि जलाई। मनुष्य संसार के लिए व्यर्थ है, अपने लिए भी व्यर्थ है। तो साथियों, हमें व्यर्थ नहीं बनना है, अपने लिए भी दीपक जलाना है और अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने आने वाली जनरेशन के लिए एक दीपक का कार्य करना है। अपनी जाति, धर्म और अपने ऊंच नीच के भेदभाव को दूर रखते हुए एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जो जहां मानवता हो, भाईचारा हो, प्रेम हो, करुणा हो, जहां एक दूसरे के काम आने वाला रास्ता तय हो सके। साथियों, हमारा समय हो चुका है, आज के संवाद का समय हो चुका है। तो मैं आज के संवाद के लिए डेन एम्पावरमेंट नेटवर्क के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण कुमार सर से रिक्वेस्ट करूंगा, सर प्लीज आज के संवाद पर प्रकाश डालने का कष्ट करें। बहुत बहुत डॉक्टर धन्यवाद प्रवीण कुमार जी। सर। जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारी जो साथियों, मुझे एक मिनट का समय देंगे। एक मिनट का समय दीजिएगा। ओके, आज हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं। आज हम एक बहुत संजीदा विषय पर और एक बहुत सुंदर विषय पर हम लगातार कई दिनों से बात कर रहे हैं, और बहुत महत्वपूर्ण है इस विषय को समझना कि कुशल कर्म क्या है, कुशल कर्म किसको हमें समझना चाहिए, कुशल कर्म करने के लिए उसकी मूल प्रवृत्ति क्या होनी चाहिए। तो इन कुछ बुनियादी सवालों पर हम पिछले 3-4 हफ्ते से लगातार बातें कर रहे हैं। और इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है कि कुशल कर्म करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कुशल कर्म होता क्या है और कुशल कर्म में सबसे बड़ी बाधा क्या है। कई बार हमारी इंटेंशंस, हमारी जो नीयत है वो बहुत अच्छी हो सकती है, हम बहुत अच्छा कुछ करने की इच्छा रख सकते हैं, परंतु केवल नीयत का अच्छा होना, केवल एक इच्छा रखना सफिशिएंट नहीं होता, पर्याप्त नहीं होता। हमें उससे कहीं आगे बढ़ना होता है, उससे आगे कहीं जाना होता है। और कभी कभी हमारे जो कर्म हैं, हमारे जो काम हैं, हम जो भी काम कर रहे हैं, जिनको हम आने वाले समय के लिए रोप रहे हैं, जिनको हम आने वाले समय के लिए, उन कुशल कर्मों को आने वाले समय के लिए हम एक तरह से, जैसे एक किसान है वो बीज बोता है, उस तरह से वो एक शुरुआत कर रहे हैं। तो हमें यहाँ ये समझना है कि कुशल कर्म करते समय हमें किन बिंदुओं पर किस बात का ध्यान रखना है और कौन सबसे बड़ा विषय है जिसको हम समझे बिना कुशल कर्म नहीं कर पाएंगे। एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है, उसके माध्यम से इसको दिखाने की आपको कोशिश करते हैं। तो आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो है अविद्या, कि हम अविद्या से ग्रसित हैं। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है अगर हमें इसे समझना है कि अविद्या क्या होती है। अविद्या को समझे बिना अविद्या को जाने कि अविद्या क्या होती है, हम तब तक कुशल कर्म के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो कुशल कर्म करने के लिए हमें विद्या को प्राप्त करना, विद्या को प्राप्त करना मतलब हमारे पास एक
विजन होना चाहिए, एक रास्ता होना चाहिए, एक नीयत होनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो अविद्या का बड़ा इसमें महत्व है कुशल कर्म में। तो कुशल कर्म में अविद्या होती क्या है? सबसे पहला बात जो समझने की है कि अविद्या है क्या, क्यों हम कुशल और अकुशल का भेद नहीं कर पाते हैं, वो क्या है? क्योंकि एक मूल सवाल पूछा गया था हमारे साथी द्वारा, मुझे पता नहीं कि अभी वो यहाँ पर है या नहीं मौजूद है, पर ये हम सबके जीवन में ये मौका आता है जब हम कोई काम करना चाहते हैं और हमें लगता है कि क्या ये मेरा काम कुशल कर्म होगा। कई हम कर्म करते हैं, कई काम करते हैं, बहुत अच्छी नीयत के साथ करते हैं, परंतु उनका फल वैसा नहीं आ पाता, उनका जो रिजल्ट है, आउटकम है, वो वैसा नहीं आ पाता जैसा हम चाहते हैं। तो उसका कारण क्या हो सकता है? और शायद यही एक फर्क है, यही एक बहुत बारीक लाइन है, बहुत बारीक है परंतु बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो इसको अलग कर देती है, बांट देती है। और वो बारीक रेखा है कुशल कर्म और परोपकार के भीतर। हम में से बहुत लोग परोपकार की भी बात कर सकते हैं कि हमारा काम होना चाहिए परोपकार करना, हम दूसरे के ऊपर उपकार करें, हम पुण्य करें, पुण्य कर्म करें, कुछ ऐसा कर्म करें, पुण्य कर्म, दूसरे के ऊपर उपकार करें। तो परोपकार और कुशल कर्म एक नहीं है। परोपकार और कुशल कर्म दो अलग अलग बिंदु हैं, अलग अलग बातें हैं, और दोनों में एक ही चीज का अंतर है, वो है विद्या का और अविद्या का। परोपकार में जैसा इस शब्द से क्लियर है, परोपकार का मतलब है दूसरे पर उपकार, दूसरे पर उपकार करना, दूसरे का भला करना। ये निश्चित रूप से हमें आकर्षित करने वाली बात लग सकती है, परंतु कहीं ना कहीं ये परोपकार हमारे भीतर जो अविद्या लेस है, जो अविद्या हमारे भीतर मौजूद है, उसका प्रदर्शन करती है। और ये अविद्या है क्या? अविद्या है कि हम जब आर्य सत्य, जो बुद्ध ने 4 सबसे महत्वपूर्ण बातें कही, उनको ना समझ पाना, ये आवश्यक नहीं है कि वो बुद्ध ने कही इसलिए वो आर्य सत्य है, पर वो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। न्यूटन ने कहा कि ग्रेविटी होती है और ऊपर से आने वाली चीज, हर चीज नीचे गिरेगी, ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो ऐसा नहीं कि वो लॉ ऑफ ग्रेविटी पहले से एग्जिस्ट नहीं करता था जब तक उसे न्यूटन ने नहीं बताया। न्यूटन ने एक बहुत अच्छा काम किया कि उसने हमें उस यूनिवर्सल लॉ को समझाया। तो यही बात हमें तथागत ने कुछ ऐसे यूनिवर्सल नियम हमें समझाए हैं कि यदि हम दुख से मुक्ति पाना चाहते हैं, हम समयक दृष्टि रखना चाहते हैं, तो उनको समझना होगा। और जिसमें सबसे पहली बात आती है, वो है दुख के अस्तित्व को ना समझ पाना, कि हम दुख के अस्तित्व से भागते हैं, दुख के अस्तित्व को स्वीकार करने में, कि दुख का अपना अस्तित्व है, इसे पहचान नहीं पाते हैं। दुख के अस्तित्व को अगर हम नहीं पहचान पाएंगे, तो दुख के निरोध का काम, जो निरोध का मार्ग है दूसरा, क्योंकि 4 आर्य सत्य में पहला आर्य सत्य यही है, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग। तो दुख निरोध समुदाय, जब तक हम उसका ओरिजिन, की ये दुख हमारे भीतर जो दुख है ये पैदा कहाँ से हो रहा है, परोपकार की भावना हमारे भीतर दुख पैदा कर सकती है। जब हम दूसरे पर किसी भी प्रकार का कोई कर्म अपेक्षाओं के साथ करेंगे, जब हम अपेक्षा से बंध कर कोई काम करेंगे कि हाँ हमें इससे ये लाभ होगा, परोपकार में भी या पुण्य कर्म में भी, जैसा एक ट्रेडिशनल समझ है, जैसी हमारी एक सामान्य समझ है कि हम उपकार करते हैं, दूसरे के लिए कुछ करते हैं, और बहुत बार उसमें अपेक्षा भी रखते हैं कि हाँ हमें इससे कुछ फायदा होगा, कम से कम वो व्यक्ति हमारे इस प्रयास को पहचानेगा, ऐसी अपेक्षाएं हम रखते हैं। परंतु जैसा हमने कुशल कर्म के पूरे इस डिस्कशन में समझा है कि कुशल कर्म एक बीज है,
और इस बीज का फल आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा ये आपके हाथ में नहीं है। इस बात को ना समझ पाना ही अविद्या है। हम यदि किसी बीज को, किसी भी चीज को एक अपेक्षा से रखते हैं तो वो हमारे दुख का कारण बनता है। हमने कोई कर्म किया और उस कर्म से उसके लिए या अपने लिए यदि किसी प्रकार की अपेक्षा रखेंगे, उसे अटैचमेंट रखेंगे, तो वो हमारे लिए दुख का कारण बनती है, हमारे लिए और अधिक दुखों का कारण बनती है। तो ये दुख का अस्तित्व है जो हमारे अविद्या से, जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे कि हमारे आसपास ये अव्यवस्था है, कुशल कर्म की मूल प्रवृत्ति क्या है, जब तक इस मूल प्रवृत्ति को नहीं समझेंगे, दुख के बेसिक कंसेप्ट को, कि दुख का मूल काम क्या है, दुख मूलतः क्या है, दुख की मौजूदगी यहाँ पर लगातार है, अव्यवस्था हमारे आसपास लगातार है, अव्यवस्था रहेगी। हमें व्यवस्था करने के लिए काम करना होगा, हमें चीजों को व्यवस्थित करने के लिए काम करना होता है। कोई भी चीज, हमारा घर है, हमारा कमरा है, कोई भी चीज हो, वो स्वाभाविक रूप से अव्यवस्थित होने की उसके अंदर एक टेंडेंसी होगी। तो उस अव्यवस्था को हम एक प्रकार से अगर यदि माने वो दुख है, परंतु यदि हम एक व्यवस्था लाना चाहते हैं तो उस व्यवस्था में हमें निवेश करना पड़ता है। आप अपना घर ठीक रखना चाहते हैं तो उसे साफ करते हैं, नियमित रूप से साफ करते हैं, उसका झाड़ू पोछा करते हैं, उसमें जब एक निश्चित समय बाद पेंट पॉलिश कराते हैं और तमाम तरीके से उसको बेहतर रखने की, उसकी स्थिति को बेहतर रखने की कोशिश करते हैं ताकि वो व्यवस्थित रहे। ये एक निवेश है। इसी प्रकार से हमें एक सामाजिक व्यवस्था में और कुशल कर्म की व्यवस्था में भी निवेश करने की आवश्यकता होती है। और आवश्यक ये यहाँ पर ये समझना है कि कुशल कर्म की इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कुशल कर्म का निवेश आवश्यक है। तो हम जो छोटी छोटी चीजें कर रहे हैं वो हमारे इस कुशल कर्म को जो हम कुशल कर्म कर रहे हैं वो व्यवस्था को लाने के लिए, कि चीजें ज्यादा व्यवस्थित रहे, दुख से दूर रहे, दुख का निरोध रहे, उसके लिए हम कर रहे हैं। तो दुख के निरोध के मार्ग को समझना, यहाँ व्यवस्था को, कुशल कर्म को करने के लिए दुख के निरोध को मार्ग, जो अष्टांगिक मार्ग है, उसको समझना सबसे जरूरी होता है। जब तक हम इसको नहीं समझेंगे कि अष्टांगिक मार्ग क्या है, वो रास्ता क्या है जो मुझे दुख से दूर करेगा, दुख की रोकथाम करेगा, दुख को दूर नहीं करता, दुख का खात्मा भी नहीं होता, दुख को केवल रोका जाता है, दुख को केवल सीमित किया जाता है। तो हमारा किसी भी प्रकार का दुख है, हम अगर ये सोचेंगे कि हम दुख को खत्म कर देंगे, समूल नाश कर देंगे, हम फला काम करें और उससे दुख का समूल नाश हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आप जीवन में कोई भी काम करें, हम सभी लोग इस बात के लिए प्रयासरत रहते हैं कि हम लोग अपने जीवन को बेहतर करें, है ना। हम अपना काम को, जॉब को ढूंढ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि उससे हमें एक अपेक्षा है, हमारी उम्मीद है कि ये जो मेरी पढ़ाई है ये मेरे जीवन को ज्यादा व्यवस्थित करेगा और मेरे जीवन से दुख को खत्म करेगा, दुख की रोकथाम करेगा। पर अगर हम ये उम्मीद रखेंगे कि यदि मैंने एक नौकरी प्राप्त की और इससे मेरे जीवन के सभी दुख खत्म हो जाएंगे, तो ये मेरी भूल है, ये मेरी अविद्या है, जिसके कारण मैं इस ट्रैप में फंस रहा हूँ। तो दुख का निरोध किया जा सकता है, उनको रोका जा सकता है। और ये रोकने का जो काम है, जो दुख को रोकने का काम, ये निरंतर किए जाने वाला काम है। समयक जो मार्ग है, जो अष्टांगिक मार्ग है, वो एक बार चलने का मार्ग नहीं है, वो निरंतर चलते जाने वाला मार्ग है। उस पर हमें लगातार आगे बढ़ते रहना होगा। जो सशक्तिकरण का मार्ग है वो निरंतर आगे बढ़ने वाला मार्ग है, हमें निरंतर कदम दर कदम उस पर आगे बढ़ना होता है। हमें लगातार, ऐसा नहीं कि जीवन में कोई पड़ाव आ जाएगा और उसके बाद हमें
सशक्तिकरण के मार्ग पर चलने की जरूरत नहीं होगी। जब हमें कुशल कर्म करने की आवश्यकता खत्म हो जाएगी, ऐसा कोई समय नहीं आएगा। कि कुशल कर्म निरंतर किए जाने वाला, एक लगातार किए जाने वाला निर्बाध प्रयास है। अगर आप अपने जीवन में आज नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आप निश्चित रूप से आर्थिक रूप से अपने आप को ज़्यादा स्टेबल बना पाएंगे, परंतु आपका काम वहाँ रुकेगा नहीं। आपको और निरंतर प्रयास करते रहने होंगे जिससे आप अपने जीवन को और बेहतर कर सकें। दुख के जो नए सोर्सेस पैदा हो रहे हैं, दुख के सोर्सेस हमेशा जैसे अव्यवस्था है वो हमेशा अपने आप पैदा होती रहती है, हमेशा आती रहेगी। अव्यवस्था को रोकने के लिए हमें निरंतर प्रयास करने होंगे कि जीवन में नई नई चीजें आ रही हैं तो उनमें आपको उसे कैसे रोकना है। तो ये दुख के जो आर्य सत्य है उस पर अभी हम और ज्यादा बात नहीं करेंगे, पर आर्य सत्यों को समझे बिना, आर्य सत्यों को अगर हम नहीं समझ रहे हैं तो हमारे कुशल कर्म कभी सफल नहीं हो सकते। जो आर्य सत्य हमें बताते हैं कि ये दुख है, दुख का एक स्रोत है, दुख का निरोध संभव है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कभी कभी हमें ऐसा लग सकता है कि अच्छा दुख है तो फिर जब दुख है ही तो हम काहे के लिए कर्म करें, क्यों बेकार परेशान हो, इसके लिए कोशिश करने की क्या आवश्यकता है। परंतु ऐसा नहीं है। दुख के अस्तित्व को, अव्यवस्था के अस्तित्व को समझ लेना ऐसा नहीं है कि वो अव्यवस्था में पड़े रहना है। जब तक हम, जैसे ये ऐसा ही है जैसे किसी बीमारी की पहचान कर लेना, इस बात को स्वीकार कर लेना कि हाँ हमारे शरीर में कुछ गलती है, कुछ कमी है, कोई बीमारी है। तो जब हम इसको स्वीकार करते हैं तभी हम उसका इलाज कर पाते हैं। तो यदि हम उस बीमारी को पहचाने ना और ये कहें कि नहीं नहीं हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, हमें कुछ नहीं हो सकता, तो ऐसा करने से हम उस बीमारी को, अपने शरीर को उस बीमारी का घर बना देंगे। ऐसा ही ये दुख का अस्तित्व ना समझ पाना है जब तक हम इस अव्यवस्था के, ठीक है, और दुख का मतलब उस तरीके का दुख नहीं है, दुख हमेशा हमारे आसपास रहेगा, पर उस दुख से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उस दुख को रोक सकते हैं। उसके स्रोत को समझें हम सबसे पहले। जैसे एक बीमारी के लिए जब हम बीमारी का इलाज करते हैं सबसे पहले उसका स्रोत समझते हैं कि भाई ये बीमारी हो क्यों रही है। कोई हमने ऐसा खाना खा लिया जिससे हमारे को वो बीमारी हो गई, कोई मान लीजिए आपका पेट खराब हो जाता है तो आपने कोई भोजन ऐसा ग्रहण किया होगा तो आप उस भोजन को ग्रहण ना करें। कोई और ऐसी चीज है, आज के समय में शुगर और तमाम तरीके की ऐसी बीमारियां हैं जिनके इलाज के लिए जब तक आप उसका स्रोत रोकेंगे नहीं, वैसे ही ये दुख का स्रोत जब तक हम नहीं समझेंगे और उसे रोकने का प्रावधान नहीं करेंगे, हम दुख से रुक नहीं पाएंगे और हमारे जो कुशल कर्म है वो व्यर्थ होते जाएंगे। तो दुख के निरोध का जो मार्ग है वो अष्टांगिक मार्ग है, 8 फोल्ड मार्ग है, और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पहला चीज है समयक दृष्टि। समयक दृष्टि जो सबसे महत्वपूर्ण है अविद्या को समझने के लिए। जब तक हमारी दृष्टि सही नहीं होगी, हमारा नजरिया सही नहीं होगा, हम हिंदी में भी बात करते हैं, जब तक आपका नजरिया सही नहीं है, असमयक है, ठीक है, असमयक दृष्टि, असमयक नजरिया हमें आगे बढ़ने से रोकता है, वो हमें अविद्या की ओर लेकर जाता है। और असमयक दृष्टि है क्या? असमयक दृष्टि को हमें अगर कम शब्दों में इस पर बात करूं कि असमयक दृष्टि है यदि हम जो बंधे बंधाए कर्म कांड है, हमने तय किया कि भाई हम एक कर्म कांड के अंदर बंधे हुए रहकर उनको करते रहेंगे, तो वो कर्म कांड हमें हमारी अविद्या को, कि हमारी दृष्टि सही नहीं है, हम जो सही है उसे देख नहीं पा रहे हैं, हम अंधविश्वास में फंसे हुए हैं। हमें तमाम तरीके के अंधविश्वास हमारे आसपास हमेशा मौजूद रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि जैसे एक समय ये विश्वास था कि भाई पढ़ा लिखा आदमी अंधविश्वासी नहीं होता।
ये भी बात पूरी तरह से सही नहीं है। बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट भी बहुत अवैज्ञानिक बात करते हैं। कभी कभी आपको बहुत सारे बड़े बड़े वैज्ञानिक भी ऐसे मिलेंगे जो अवैज्ञानिक बात कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अभी भी बेशक उन्होंने वो साइंस की पुस्तक जरूर पढ़ ली है, परंतु वो अपने आप को अविद्या से मुक्त नहीं कर पाए हैं, उस अंधविश्वास से। हमारे आसपास बहुत सारे, और मॉडर्न सोसाइटी में भी हमेशा ये अंधविश्वास नए नए तरीकों से हमारे आसपास घूमते रहते हैं, नए नए फॉर्मेट चेंज करके। पुराने जमाने के, पुरानी पीढ़ियों के जो अंधविश्वास थे, गलत विश्वास थे, आंख मूंद कर जो विश्वास कर रहे हैं। अंधविश्वास का मतलब है हम किसी भी बात को आंख मूंद कर माने चले जा रहे हैं। हम उनकी व्यवहारिकता पर ये सोच नहीं पा रहे हैं कि ये मैं जो काम कर रहा हूँ, इसीलिए हमारे को अपने भीतर एक वैज्ञानिक सोच को पैदा करना बहुत जरूरी है कि हम एक वैज्ञानिक समझ को पैदा करें, विज्ञान की समझ को, हर चीज के कार्य कारण को समझें कि ये चीज जो हो रही है ये क्यों हो रही है, इसका कारण क्या है और इसके कारण का निवारण क्या है। जब उस कार्य के कारण का वो पहचान लेंगे और उस कारण का निवारण करेंगे तो निश्चित रूप से हम जो है अविद्या से अपने आप को मुक्त कर पाएंगे और विद्या की ओर आगे बढ़ सकेंगे। अलौकिकता में फंसे रहना, ठीक है। हम बहुत बार किस में फंसे हुए हैं? अलौकिकता में। हम जैसे जो पुण्य कर्म का जो बुनियादी कंसेप्ट है, उसमें हम एक विश्वास में रहते हैं कि हम आने वाले अपने जीवन के लिए, मतलब अगले जन्म के लिए हम निवेश कर रहे हैं। हमारे जो पाप कर्म, कई सारे ऐसे विश्वास हैं जो हम जैसे गलत काम करते हैं, अनैतिक कर्म करते हैं, हम ऐसा मानते हैं कि यदि हम किसी नदी में नहा लेंगे तो शायद वो हमारे पाप कर्म धुल जाएंगे। तो क्या ऐसा है, संभव है अकुशल कर्म करने के बाद यदि हम ये सोचें कि किसी जगह पर हम कोई ऐसी चीज करें तो हमारे अकुशल कर्म खत्म होंगे? नहीं, वो अकुशल कर्म मौजूद रहेंगे, उनका फल किसी ना किसी को जरूर भोगना पड़ेगा, चाहे हमें भोगना पड़े, चाहे किसी आने वाले समय किसी और को भोगना पड़े, पर वो अकुशल कर्म हमें जरूर फलदायी होंगे। वो किसके लिए फलदायी होंगे, ये अंतर हो सकता है। इसी प्रकार से हम अपने नाना प्रकार के गलत विश्वासों में कि हम आने वाले समय के लिए निवेश कर रहे हैं, नहीं, हम अपने लिए निवेश कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए निवेश कर रहे हैं। हम निश्चित रूप से कुशल कर्म एक निवेश है, पर वो निवेश आपके लिए नहीं है, अपने लिए नहीं है, हमारे इस जीवन के चरित्र को आगे बढ़ाए रखने के लिए है। और इस बात को समझना कि कुशल कर्म हमारे आसपास को बेहतर करने का बहुत महत्वपूर्ण रास्ता है। कुशल कर्म लगातार यहाँ इकट्ठे होंगे, या अकुशल कर्म भी ऐसे ही इकट्ठे होंगे। यदि आप अकुशल कर्म करेंगे तो वो इकट्ठे होंगे। तो जब भी आप कोई कर्म करें और उसकी प्रवृत्ति को समझें और आपको लगे कि वो अकुशल कर्म है, तो आपको ये समझना चाहिए कि आपका अकुशल कर्म आपके लिए भी फलदायी हो सकता है और आने वाले समय के लिए भी फलदायी हो सकता है। इसके उलट यदि आप कोई कुशल कर्म कर रहे हैं तो उसकी प्रवृत्ति को समझे कि ये कुशल कर्म ना केवल मेरे अपने लिए है, बल्कि आने वाले समय के लिए एक निवेश है जिससे मैं बेहतर कर सकूं। जैसे हमारे मैं जरूर बात करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि हमारे साथी उमेश अब हम सबको बताएं कि किस प्रकार का वो प्रयास कर रहे हैं, उनका जो कुशल कर्म है वो क्या है, किस तरीके का वो कुशल कर्म कर रहे हैं और कैसे वो इम्पैक्ट कर सकता है, क्या असर डाल सकता है। तो मैं अपनी बात खत्म करने के बाद रिक्वेस्ट करूंगा उमेश से कि वो अपनी बात जरूर रखें और हम सबको समझाएं कि कैसे उनका जो कुशल कर्म है वो आने वाले भविष्य के लिए एक निवेश है। तो हमें यहाँ कुशल कर्म की प्रवृत्ति को कुल मिला के समझना है कि हमें कुशल कर्म क्यों करना है। परोपकार और कुशल कर्म में अंतर होता है, पुण्य कर्म और कुशल कर्म में अंतर होता है। यदि इसका अंतर हम नहीं समझ पाएंगे तो हमारा जो कर्म है वो कुशल कर्म नहीं रहेगा। जब तक हम सम्यक दृष्टि मतलब सही दृष्टि से, जिससे हम
सही और गलत का भेद कर सके, अविद्या को हटा सके, ये अविद्या जो है इसको खत्म कर सके कि हमारे आसपास जो अंधेरा है, इस अंधेरा को, इस मार्ग को ना समझने का अंधेरा है। जैसे जो बहुत मौलिक बात अगर मैं कहूँ, हम सबके को ये मालूम है कि अनैतिकता अच्छी चीज नहीं होती, ठीक है, इमोरलिटी अच्छी चीज नहीं होती, परंतु फिर भी हम में से बहुत लोग इस बात को स्वीकार करेंगे कि हाँ, उन्हें लगता है कि भाई जो है नैतिकता या आइडियलिज्म, मोरालिटी, ये प्रैक्टिकल चीजें नहीं है। आजकल ऐसे भी बोला जाता है कि नहीं, ये सब वैचारिक बातें हैं, ये कहने की बातें हैं, ऐसा होता नहीं है, व्यवहारिक जीवन में ऐसा होता नहीं है। ये हम लोगों का है कि जो व्यवहारिक जीवन का नजरिया है, व्यवहारिक जीवन का नजरिया है, जो हमें अनैतिक कर्म या नैतिकता से दूर करता है, वो एक खतरनाक सोच है। और ये सोच कहीं ना कहीं हमारे सभी कर्मों को, आज हमारे आसपास जो सबसे बड़ी समस्या मुझे दिखाई देती है, शायद आप भी उनमें से सहमत होंगे, कि हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है। हमारी सबसे बड़ी समस्या और हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता नैतिकता है। यदि हम सब आपस में नैतिक व्यवहार करना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से कुछ जो है हम इस धरती को, अपने आसपास को बेहतर जगह बना सकते हैं। परंतु आज हम सब अपने आप में, सेल्फ में इतने ज़्यादा एंगोज्ड हो गए, इतने ज़्यादा उसमें डूब चुके हैं कि हमें अपने अलावा कुछ और ठीक दिखाई देता नहीं है। और नैतिकता की आवश्यकता कोई उस तरीके की आवश्यकता नहीं है कि आपको कोई पुण्य कर्म करना है, कुछ और उस तरीके का आपको उसको भगवान और मतलब जो अलग अलग विश्वास हैं उनकी पूर्ति के लिए नहीं, उनके लिए नहीं है। ये जो नैतिकता है, ये इस दुनिया को बेहतर करने की कोशिश है। नैतिकता हमारे भीतर विश्वास लेकर आती है। हम जब नैतिक व्यवहार करते हैं, आप कहीं भी बात करें, जो भी सिस्टम बना होगा अपने आसपास, यदि लोग नैतिक व्यवहार करते हैं, सही को सही और गलत को गलत कहते हैं, तो ऐसे में लोगों का एक दूसरे पर भरोसा बनता है। परंतु इसके उलट अगर नैतिक व्यवहार नहीं करते हैं, सहयोग का व्यवहार नहीं करते हैं, जैसा आज के समय में बहुत बार हमें दिखेगा कि हम लोग सहयोग के व्यवहार से बचते हैं। जब तक मेरा कोई निजी फायदा ना हो, मुझे सहयोग नहीं करना चाहिए। सहयोग भी आज के समय में हम सोच कर करते हैं, अपने फायदे को ध्यान में रख कर करते हैं। तो ऐसी बाधाओं से, ये हमारे भीतर जो बाधाएं हैं, हमारे भीतर जो लोभ की बाधा है, 5 बाधाएं जो हमारी हैं, इनको यदि हम नहीं पहचानेंगे तो हम इस अविद्या में ही फंसे रह जाएंगे और हम लगातार इसी ट्रैप में गोल गोल घूमते रहेंगे। हमारे भीतर जो लोभ है, लोभ की भावना है कि हर कर्म को हम लोभ से जोड़ते हैं कि मुझे इससे क्या फायदा होगा। अगर हम लोभ से किसी कर्म को जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से वो कुशल कर्म नहीं बन सकेगा, चाहे हमारा काम कितना भी अच्छा हो, चाहे हम कितना भी बढ़िया काम करें, परंतु यदि लोभ की भावना से जोड़ेंगे तो वो कर्म हमारा कुशल कर्म नहीं बन सकेगा। यदि हम द्वेष रखेंगे, आपस में द्वेष रखेंगे, तो हम कुशल कर्म के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यदि हम आलस्य, हमारे जो बाधाएं हैं वो अलग अलग हैं, कभी हम लोभ के कारण काम नहीं कर पाते, कभी द्वेष के कारण काम नहीं कर पाते, कभी आलस्य। हमें पता है कि ये चीज करनी चाहिए। हम अगर अपने एजुकेशन की बात करें, अपने खुद के सशक्तिकरण की बात करें, तो बहुत बार हम केवल क्यों नहीं कर पाते, अपने आलस्य के कारण। हमें लगता है अरे कर लेंगे, अच्छा देखते हैं, आज नहीं पढ़ते हैं कल पढ़ लेंगे, आलस्य। अनिश्चय के कारण और हम नहीं पढ़ पाते। कुशल कर्म का मतलब कहीं ये नहीं है कि हम केवल दूसरों के लिए करें। सशक्तिकरण, जैसे हमारा संवाद हुआ, शुरू हुआ, और हमारे साथी भीम सिंह जी ने भी इस बात को रखा कि हमें यहाँ ये समझना है कि कुशल कर्म का स्कोप ऐसा नहीं है कि दूसरे के लिए ही करना है। जैसा ये शब्द है परोपकार, ये परोपकार नहीं है, ये कोई परोपकार नहीं है। कुशल कर्म हमारा अपने ऊपर भी निवेश है। हम अपने आप को सशक्त कर रहे हैं,
हम आज यहाँ बैठ के ये चर्चा कर रहे हैं, वैचारिक डिस्कशन कर रहे हैं, इसका लाभ क्या है? ये लाभ, ये विचार हमें मजबूत बनाएंगे, सशक्त करेंगे, वैचारिक रूप से मजबूत बनाएंगे। और जब हम वैचारिक रूप से मजबूत बनेंगे, सशक्त होंगे, तो निश्चित रूप से हम एक बेहतर दुनिया और अपने एक बेहतर जीवन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर इसको समझना जरूरी है कि हमारे जो ये 5 बाधाएं हैं, चाहे वो अनिश्चय की बाधा हो, हमारा अनिश्चय बहुत गहरी बाधा है। हम में से बहुत लोग प्रयास करते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं या कुछ भी तैयारी करना चाहते हैं, कोई काम करना चाहता है, परंतु वो अनिश्चय और आलस्य से बहुत घिरा रहता है। अनिश्चय, मेरा पास होगा या नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। अभी हमने शुरुआत भी नहीं की है। ये अविद्या है, ये हमारी अविद्या है जो हमें रोक रही है कि भाई मैं कर पाऊंगा नहीं कर। मैं अपने को करने, सफल होने या असफल होने से क्यों अपने कर्म को सीमित कर दूं? इस बात को जब तक मैं नहीं समझूंगा, मेरा काम प्रयास करना है, मैं कोशिश करूंगा और भरपूर कोशिश करूंगा, परंतु मैं सफल हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा ये मेरी आवश्यकता में है नहीं। पर जब तक हम इस अनिश्चय में फंसे रहेंगे, जब हम अपने आप को अटैच कर लेंगे सफलता के साथ, तो अपने लिए दुख भी हासिल करेंगे और अपने लिए वो काम भी नहीं कर पाएंगे। आलस्य, हमें पता है कि ये काम ठीक है, ये काम करना चाहिए, परंतु फिर भी हम आलस्य में कि ठीक है चलो नहीं यार छोड़ो, कर लेंगे, अच्छा बाद में करेंगे, देखते हैं, करेंगे, ठीक है अभी नहीं कर रहे, बाद में करेंगे। तो ये जो आलस्य, अनिश्चय, लोभ, द्वेष, जो वो हमारे भीतर है, संदेह, विचिकित्सा, संदेह है, हमें पता नहीं कि आदमी काम कर रहा है, ये क्यों कर रहा है। जब हम इन बाधाओं में लिप्त रहेंगे, संदेह की बाधा में लिप्त रहेंगे, हर चीज पर हम शक की नजर से देखते हैं कि हम ये कोई काम कर रहा है, इस काम में इसको क्या फायदा मिलेगा, कुछ तो इसको फायदा हो रहा होगा तभी ये काम कर रहा है। जब तक हम इस प्रकार के नकारात्मक विचारों से, नकारात्मक बाधाओं से लिप्त रहेंगे, तब तक हमारा कुशल कर्म सफल नहीं होगा। तब तक हम इस दुनिया को, देश को, समाज को और अपने आप को सशक्त नहीं कर पाएंगे, जब तक हम कुशल कर्म की मूल प्रवृत्ति को नहीं समझेंगे। और जो सशक्तिकरण है वो केवल यही है कि कैसे हम खुद को, कैसे हम इस अपने आसपास के लोगों को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को और अपनी दुनिया को बेहतर और मजबूत और अच्छा बना सकें, यही करना कुशल कर्म है। और इसी कुशल कर्म को करने के लिए हमें इस अविद्या को भूलना होगा। आज तक जो कुछ हमने सीखा है उसको अनलर्न करना पड़ेगा। आजकल तक हमने बहुत कुछ, आसपास हमारे बहुत कुछ चलता रहता है, उसमें हम बहुत कुछ ऐसा भी सीख जाते हैं जो हमें नहीं सीखना चाहिए, या जिसे सिखाने में किसी का कोई लाभ हो। तो अनलर्निंग बहुत जरूरी है। अविद्या के लिए, विद्या हासिल करने के लिए अनलर्न करें, हम सही रास्ते को, सही मार्ग को समझें और कुशल कर्म के रास्ते पर आगे बढ़ते रहें। और जो कुशल कर्म का रास्ता है वो आपको भी सशक्त बनाएगा, इस समाज को भी, परिवार को, आसपास हर एक किसी को बेहतर बनाएगा, मजबूत बनाएगा। ये विश्वास हमें, ये समझ हमें अपने भीतर रखनी होगी। आप सभी ने मेरी बात को सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद सर, आप का बहुत बहुत आभार। आपने जितने सरल शब्दों में हमें कुशलता के बारे में समझाया, उसके बदले हमारे पास शब्दों की बहुत कमी है कि हम आपका आभार व्यक्त कर सके। साथियों, मैं साथी उमेश जी से रिक्वेस्ट करूंगा, उमेश जी आप कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं भविष्य के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए, तो कृपया अपनी बात रखने का कष्ट करें। साथी उमेश जी। धन्यवाद सर। जी 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 सर। मैं सबसे पहले सर विश्व भर में संदेश देने वाले एवं शिक्षा का प्रसार करने वाले गौतम बुद्ध के चरणों में सुमन अर्पित करता हूं, तथा पूरे भारत में शोषित वंचित लोगों को शिक्षा देने का एवं स्त्रियों के हितों के बारे में कार्य करने वाले
ज्योतिबा फूले एवं सावित्रीबाई फूले के चरणों में सुमन अर्पित करता हूँ। और मैं संविधान निर्माता दलित दलितों एवं शोषित वंचित लोगों को शिक्षा का अधिकार एवं आगे बढ़ाने के कार्य महामहिम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में सुमन अर्पित करता हूँ। मैं सर एक हमारे समाज में 2 से 3 वर्ष से लॉकडाउन में पूरे स्कूल बंद था, इसलिए हमारे समाज लोगों ने सोचा, कुछ सम्मानित व्यक्ति हैं जिन्होंने सोचा कि निःशुल्क कोचिंग हमारे गांव में होना चाहिए और निःशुल्क कोचिंग के माध्यम से सर हम लोग पढ़ाते हैं, पढ़ाने के काम करते हैं, 1 रुपया नहीं लेते हैं। 1.5 से 2-3 घंटा ऐसे सबको पढ़ाने का काम करते हैं सर। कुशल कर्म अपने कर्तव्य कर चिंता तो अभी नहीं है सर, फल आने वाला समय में देखने को खुद मिल जाएगा। जैसे हमारे बाबा साहब नहीं देखे, हम लोग के लिए जो कर गए, शायद कोई ऐसा महामहिम फिर ऐसा हो। परवीन सर को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। जी बहुत बहुत आभार उमेश जी। साथ कुशल संकल्प हमें जरूर लेना चाहिए। जो हम शिक्षा ले रहे हैं उससे अगर हम कुछ सीखते नहीं है, कुछ आगे बढ़ते नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं बन पाता है। बहुत सारे महापुरुषों ने कहा कि विचार मर जाते हैं, पर विचार साथियों जीवित रहते हैं। अकेले बाबा साहब ने कहा कि विचार मरते नहीं बल्कि जीवित रह सकते हैं। अगर आपके पास जो विचार है, जो आपके पास ज्ञान है, उस ज्ञान को अगर आप आगे प्रवाहित करते हैं, आगे आप किसी को देते हैं, तो आपका विचार कभी मर नहीं सकता, वो सदैव जीवित रहेगा, वो आगे बढ़ता रहेगा। और इस जो हम यहाँ पे एक विचार सीख रहे हैं, विचार ले रहे हैं साथियों, सद्विचार जो आगे मानवता के लिए काम करता है, हम ऐसे विचार यहाँ पे सीख रहे हैं। तो इन विचारों से हमें एक संकल्प लेना चाहिए साथियों, कुशल संकल्प लेना चाहिए कि हम सबसे पहले अपने जीवन में अपने माता-पिता का सहारा बनने की बने रहें, ऐसा एक हमें संकल्प कर लेना चाहिए। मैं मतलब दूसरा संकल्प हमें ये करना चाहिए कि हम अपने कुल के मुखिया का सदा आदर करते रहें। जिस तरह से डैन एम्पावरमेंट नेटवर्क के मुखिया डॉक्टर प्रवीण कुमार सर हैं, जो हमें जीवन जीने के लिए सदैव हमें मार्ग दिखाते रहते हैं। वो बहुत प्रयासरत रहते हैं हमेशा कि मैं अपने समाज, अपने देश, अपने आने वाली जनरेशन को कुछ अच्छा दे सकूँ, कुछ मार्ग दे सकूँ, और वो हमें दिखा भी रहे हैं। तो हमें आभारी होना चाहिए। आभारी होने के साथ-साथ साथियों हमें ये विचार खत्म नहीं करना चाहिए। इन विचारों को हमें आगे प्रभावित करना चाहिए कि डैन एम्पावरमेंट नेटवर्क एक अच्छा विचार दे रहा है। इस डैन एम्पावरमेंट नेटवर्क को के विचार को आगे बढ़ाने की ज़िम्मेदारी हमें अपने कंधों पे लेनी चाहिए। हमें जाति, धर्म और ऊँच-नीच के भेदभाव से आगे बढ़ते हुए मानव कल्याण के लिए हमें काम करना चाहिए। किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, ऐसी हम शिक्षा ले रहे हैं। घर में उदारशील, निर्मल मतलब दान देने में हमें आगे रहना चाहिए कि दान का मतलब ये नहीं है कि आपने पैसे उठाए, किसी को कोई चीज़ दे दी, सिर्फ़ ये दान नहीं है, बल्कि विचारों का दान सबसे महत्वपूर्ण दान होता है साथियों। हमें इसके लिए आगे आना चाहिए। साथियों आज का जो विचार है, आज का जो संवाद है, उस पर जो भी साथी अपनी फीडबैक देना चाहता है, तो कृपया अपनी बात रखें। अपना फीडबैक दे सकते हैं साथियों। अपना हाथ ऊपर करके मुझे पता चल जाएगा, जो साथी अपनी बात रखना चाहता है, कृपया अपना हाथ ऊपर करके अपनी बात रखें। कोई साथी अपनी बात नहीं रखना चाहता, मैं नाम ले लेता हूँ। डैन परिवार के वरिष्ठ साथी और डैन परिवार के लिए जो बहुत कार्य कर रहे हैं, साथी वीरपाल साहब का मैं रिक्वेस्ट करूँगा। वीरपाल सिंह सर, कृपया आज के अविद्या और कुशल कर्म पर जो आज हमें शिक्षा मिली है, कृपया उस पे अपना फीडबैक देने का कष्ट करें। हेलो, नमो बुद्धाय साथियों। नमो बुद्धाय हेलो, सर। आज का जो ये कार्यक्रम था अविद्या और कुशल कर्म,
तो जैसा परवीन जी ने हम सबको बताया है, अविद्या होना ही एक बहुत बड़ा कुशल कर्म करने में बहुत बड़ा बाधक होता है। हमें कुशल कर्म कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं इसका पता ही नहीं चलता है कई बार, क्योंकि हम जो हम सीखते हैं वो कई बार उस सीख में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो गलत होती हैं। तो उस गलत और सही का मालूम करने में जो हम अपना विद्या का बहुत बड़ा रोल है। और जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, जब तक हम इन चीज़ों को नहीं जानेंगे कि भाई जो कर्म है हमारे वो किस तरह से हमें अफेक्ट करते हैं और कैसे हमारे नॉट ओनली हमें बल्कि हमारे समाज को और आने वाले समाज को जो इफेक्ट करेंगे, तो उसके बारे में जब तक हमें पता नहीं होगा तब तक हम जो दुनिया में जो चलन है, जो कुछ भी हमें वैसे ही बिना सोचे समझे जो अच्छा लगता है हम वो किए जाते हैं, किंतु उनका प्रभाव बिना जाने हम आगे चलते रहते हैं। तो ये सब अविद्या का प्रभाव जो हमारे ऊपर रहता है, तो उसको ख़त्म करने के लिए हमें शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है। और हमें जैसे उमेश जी कार्य कर रहे हैं कि भाई इस कोरोना के टाइम में जो उन्होंने ऑनलाइन कक्षाएं ली हैं बच्चों की, तो ऐसे ही हमें मतलब कुछ ना कोई अपना गाँवों में जाकर कुछ ना कुछ अगर हम करें तो इससे समाज का बहुत बड़ा एक भला हम कर सकते हैं और लोगों को अविद्या से निकालने का कार्य कर सकते हैं। थैंक यू जी। बिल्कुल उमेश जी बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं, डैन एम्पावरमेंट नेटवर्क का कार्य कर रहे हैं। साथियों, हम सभी को अपने अपने स्तर पे वो कार्य करना चाहिए। कोई और साथी अपनी बात रखना चाहता है साथियों, तो अपनी बात रखें। सर जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा एक सवाल है और सभी वो सवाल देने कोई भी दे सकता है उसका जवाब ना। जैसे उमेश सर अपना कार्य कुशल कार्य कर रहे हैं, समाज के प्रति बहुत सजग कार्यकर्ता के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं। मैं भी इसी तरह, मेरे पास 13 बच्चे थे जो मैं फ्री ऑफ कोचिंग उनको देता था। और मैं ऐसा नहीं है कि वहाँ जहाँ भी वो कोचिंग चलाता था, मैं वेलफेयर एसोसिएशन जो भी थी उससे मैंने परमिशन ली, उसके साथ मैंने वो काम शुरू किया और बच्चों की तरफ से बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स भी मिला। लेकिन लॉकडाउन लगने के बाद 6 महीने कंटिन्यू चला, 6 महीने के बाद लॉकडाउन आ गए, तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट की जो भी नीतियां थी उसके बाद हमने वो स्टॉप करना पड़ा देखते हुए। लेकिन वहाँ के कुछ ही लोग आते हैं, ये अपने समाज की बात बता रहा हूं मैं, कि जो हमारे ही समाज के व्यक्ति उन बच्चों को आगे नहीं आना देना चाहते कि वो पढ़ लिख के समाज के बीच में अपना जो मध्य धारा में आ सके। उन लोगों को हम कैसे काउंट करेंगे? क्योंकि आज मैं देख रहा हूं कि वो बच्चे बेचारे, वहां से कोचिंग तो बंद हो गई है, लेकिन जो उसका नुकसान उन बच्चों को हुआ है ना, वो बड़ा ही हमारे लिए भविष्य में आने वाले, मुझे लगता है कि वो बड़ा दुखदाई होगा। तो उस तरह के व्यक्तियों का क्या करेंगे हम? जी। हेलो कोई भी साथ। हेलो जी सैफ जी। सर, इसका आंसर हम दे देते हैं। मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है। लेकिन देखिए, हम भी सर ट्यूशन पढ़ाते थे, लमसम 6 क्लास में थे तभी से हमने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया था। और हम भी स्टार्ट में फ्री में ही पढ़ाते थे। तो मेरे साथ भी ऐसा होता है, लोग बोलते थे जो वहाँ जा रहे हो पढ़ने, क्योंकि मुझे रात में टाइम मिलता था तो मैं रात को 11 बजे 12 बजे तक मैं बच्चों को पढ़ाता था। और लोग काफी कमेंट करते थे, लेकिन जो बच्चों और हमारी भी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो बहुत अच्छी थी। और उनके पेरेंट्स के साथ भी, क्योंकि पेरेंट्स हम पे बहुत ज्यादा बिलीव करते थे, क्योंकि बच्चे कभी कभी दूसरे के घर के पास जो मतलब हैंड पंप होता है, चाहे कभी वहां चले जाते थे पानी पीने, तो लोग वो बुरा बोलते थे, ये पढ़ा रहे हैं या फिर वो लोग को चोरी सिखा रहे हैं। तो लेकिन जो पेरेंट्स बच्चों के, तो पेरेंट्स उनको वो मुंह तोड़ जवाब देते थे, जो वो कभी गलत काम नहीं सिखा सकते। और फिर लोग काफी कमेंट हमको करते थे, जी ये पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इतनी इतनी रात तक कौन पढ़ाई होती है, या फिर मतलब ऐसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं, चाहे इधर कर रहे हैं। तो वो सिर्फ मैंने उनको देखा, मैंने सुना, इधर सुनते थे उधर निकाल देते थे। लेकिन जो हम पढ़ा रहे थे उससे बच्चे
कामयाब हो रहा है कि नहीं, उससे हमको मैटर करता था और मैं इसी बात को ध्यान रखता। दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उससे नहीं, हमारे और बच्चों के बीच अंडरस्टैंडिंग बेटर होनी चाहिए और उनके जो पेरेंट्स है उनको हम पे बिलीव हो सकते, क्योंकि उनके बच्चों को हम गलत शिक्षा नहीं दे सकते, उनको गलत ट्रैक पर नहीं ले जा सकते। हम जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। और इसी से मेरा एक बच्चा अभी एलन कोटा में भी पढ़ रहा है, बच्ची है नीट में, वहाँ खुशी नाम है, और एक बच्चा मेरा पटना भी, मेरा बच्चा पढ़ाई हुआ बहुत अच्छा कर रहा है। और ये देखते देखते हर एक माँ बाप अब चाह रहे हैं जो हमसे उनका बच्चा पढ़ सके, चाहे मेरे पास 10 दिन हम छुट्टी 10 दिन रहे या 15 दिन रहे या जितना दिन, उनको बोलते मेरे बच्चा को कुछ पढ़ा दीजिए और सिखा दीजिए, ताकि बच्चे पढ़ाए हुए जब अच्छे अच्छे एक प्लेटफॉर्म ले रहे हैं, अच्छा जगह जा रहे हैं, अच्छे स्कूल के कंपटीशन क्वालिफाई कर ले रहे हैं, तो ये देखते देखते अब हर एक जिन्होंने क्रिटिसाइज भी किया तो वो भी चाहते हैं मेरे बच्चों को हम आपसे पढ़ा ले। तो बस आप बेटर करते तो एक दिन हम लोग का ये टाइम आइए जाता है, और बस उन लोगों को हमको ध्यान नहीं देना चाहिए दूसरे लोग क्या कहते हैं। अब बात रही लॉकडाउन में, तो मेरे साथ भी ये लॉकडाउन में प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन उस टाइम मैंने ये किया क्योंकि मैं उस समय बच्चों को घर जाके मैं पढ़ाया करता था, होम ट्यूशन उस समय ले लिया था। जो पहले एक जगह बच्चों को बुला पढ़ाता था, उस टाइम क्योंकि टाइम थोड़ा ज्यादा लगता था, सुबह में निकल जाता था और शाम 5-6 बजे तक सबके घर से पढ़ा कर चलाता था। जी जी सर जी, सर यही है, दूसरे को ध्यान, दूसरे के बारे में नहीं सोचना चाहिए, दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। निशन आपकी बात सही है, पेरेंट्स भी हमारे फेवर में हैं, बच्चे भी हमारे फेवर्स में हैं, लेकिन जहां कुछ लोग राजनीतिक रूप से ऐसे परिपक्व होके उसमें इन्वॉल्वमेंट हो गए हैं कि यहाँ तक कि अब आप जो कह रहे हैं वो सही है सारी बातें, और जो मैंने कहा वो भी सही है। पेरेंट्स भी हमारे फेवर में, पेरेंट्स भी मेरे पास आज भी आते हैं, फिर मैं उनको यही बोलता हूँ कि आप अपनी जो वेलफेयर एसोसिएशन उससे बात कीजिए, तभी मैं स्टडी शुरू करूँगा। तो ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत मजबूर होके हमें फिर ये कदम उठाना पड़ा कि बंद करना पड़ा, क्या कर सकते हैं। नहीं तो बच्चों के साथ जी उनके पेरेंट्स के साथ आप मीटिंग करिए उनके घर पे, आप चाहे तो होम ट्यूशन ले सकते हैं, क्योंकि मेरे साथ हुआ तो मैं ऐसे ले रहा हूँ और उसका परिणाम मैं रिजल्ट अच्छा देख रहा हूँ, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। जी जी सर जी, आपने जवाब दिया, बहुत बहुत आभार आपका। रविंद्र जी ने जो प्रश्न किया है। साथियों, तथागत गौतम बुद्ध ने कहा है कि हर हरकत के मूल में सच्चा कारण देख, बिन कारण संसार में पत्ता हिले ना एक। हर कार्य के पीछे कुछ कारण होता है साथियों। अगर आप जो कार्य कर रहे हैं वे व्यक्तिगत रूप से कर रहे हैं, इसे सामूहिक रूप दें, तो शायद आपके साथ में वो समस्याएं खत्म हो जाएगी जो आप जिस प्रॉब्लम को आप मतलब जो फेस कर रहे हैं। तो साथियों, बहुत सारा जो हमारा देश है वो सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन 2 रास्तों पे कार्य कर रहा है। एक तो मतलब जो कार्य करता है कि बस उसे उसकी जो समस्या है उसका समाधान मिल जाए। उसको रोज़गार की जो समस्या आती है वो रोज़गार मिल जाए। उसको जो जो जाति आधारित या किसी भी धर्म के आधार पे उसके साथ अन्याय हो रहा है उसका अन्याय मिल जाए। मगर ये साथियों, जब तक सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा, ये बहुत सारी समस्या बनी रहेंगी। और सामाजिक परिवर्तन के लिए हमें वैचारिक परिवर्तन करना बहुत ज़रूरी है। और जब तक विचार नहीं बदलेंगे तब तक हम सामाजिक परिवर्तन करने में असमर्थ रहेंगे। इन विचारों को बदलने के लिए डैन एम्पावरमेंट नेटवर्क इस सशक्तिकरण संवाद को करता है। साथियों, आप सभी की ज़िम्मेदारी बनती है, क्योंकि आप सभी डैन परिवार के सदस्य हैं। डैन परिवार आप सभी को अपना सदस्य मानता है कि इन विचारों को जन-जन तक पहुँचाने के लिए उन लोगों तक को यहाँ आप सशक्तिकरण संवाद में ला सकते हैं जो सद्विचारों को सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। ये आप डैन परिवार की चर्चा आप अपने गाँव, मोहल्ले, अपने यारी दोस्ती, रिश्तेदारी में कर सकते हैं साथियों। साथियों, कोई अपनी बात और रखना चाहता है तो अपनी बात संक्षिप्त में रख सकता है साथी। हमारा समय ओवर हो चुका है। इसके बाद हमारा समापन की तरफ समय जाएगा। कोई साथी अपनी बात रखना चाहता है तो आप बात रखें साथियों। जी, कोई भी साथी अपनी बात रखना चाहता है तो अपनी बात रखें। शायद अब किसी साथी के पास कोई प्रश्न नहीं बचा है। जी, जी, जी। जी, जी।
हाँ सर। हाँ मेरे साथियों जी को बोलिए। नमस्कार दे दें। आवाज जा सर रही है सर? हाँ जी आवाज आ रही है। शुभ नाम बताएंगे सर अपना? जी राजेश कुमार सिंह है सर। राजेश कुमार जी। जी जी सर हमने ध्यानपूर्वक सुन रखा था। अभी हमारे जो जैन परिवार संस्थापक हैं श्रद्धेय डॉक्टर परवीन सर, उन्होंने सर एक बात कही कि अच्छे पढ़े लिखे जो अविद्या है, पढ़ना ज्ञान प्राप्त करना अलग चीज है और विद्या ये अलग चीज है सर। मैं इसी से इस वाक्य से और मैं अपने स्टूडेंट लाइफ से ही बहुत प्रभावित रहा हूँ। मैं सर इसी अंधविश्वास पाखंडवाद के खिलाफ सर मैं पेशे से टीचर हूँ। हाँ सर आवाज जा पा रही है सर? जी आपकी आवाज आ रही है। तो सर हमें स्टूडेंट लाइफ से ही मैं इन बातों से मैं प्रभावित रहा। बाबा साहब को मैं स्टूडेंट लाइफ से ही पढ़ रखा था। तो इस चीज को लेकर के मेरे मन में एक कसक थी कि कभी न कभी हम भी समाज में आए और हमारे पढ़े लिखे वर्ग जो है, जो एक अंधविश्वास और पाखंडवाद के दलदल में जा रहा है और उसको हम कैसे जोड़ें। तो सर अपने आप जी सर। जी सर। जी जी सर। सबसे पहले सर आप कुछ बोल रहे हैं क्या? जी सर जी। जी कहें, अपनी बात पूरी रखें। जी सर, तो मैंने जब मैं इसमें जब ज्वाइन हो गया सर, टीचर हो गया, इसके बाद मुझे जब एक प्लेटफॉर्म मिल गया तो इसके माध्यम से मेरे पास जो भी टाइम बचता है तो मैंने लोगों को हर संडे संडे को 1 गांव 2 गांव 3 गांव ऐसे करके मैं जोड़ना शुरू किया सर। और इसी बात को लेकर के अंधविश्वास पाखंडवाद क्या है क्या नहीं है, क्या करना चाहिए, पढ़ लिख करके आप सही को बिना जाने आंख मूंद करके मान लेते हैं। इसको जानिए आप। आज आप विज्ञान को देखिए। इसको लेकर के हमने एक संगठन बनाया और संगठन के माध्यम से हर गांव जा जा करके इस मुहिम को अंजाम दे रहा था सर। बीच में लॉकडाउन आ गई। इसके बीच में हमने सभी को एक ग्रुप के माध्यम से जोड़ रखा है। आज भी मैं नित्य रूप से मैं रोज का रोज कुछ न कुछ जरूर लिखता हूँ और कम से कम सर 20-22 ग्रुप है मेरा। इस तरह से लोग देख करके भी जोड़ लिए हैं हमको स्टेट में भी। तो मैं हर ग्रुप में नित्य रूप से टच करता हूँ और मेरा प्रयास रहता है कि एक ग्रुप में अगर 100-200 लोग हैं तो उसमें से अगर 5 लोग भी अगर इस चीज को माने तो सर हमारा साथी अपनी बात जो संक्षेप में काम है रखें। वो समय सार्थक का अभाव है प्लीज। जी 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 साथियों मैं बस आपकी बात पूरी सुन नहीं पाया हूँ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। तो मैं बस इतना जी बोलना चाहूंगा साथियों, बाबा साहब को हम सीमित ना करें। बाबा साहब को हम केवल दलित वर्ग के लोग बाबा साहब को ये सोच के मानते हैं कि बाबा साहब दलित थे, बाबा साहब हमारी कास्ट में पैदा हुए हैं। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो बाबा साहब को हम बहुत सीमित कर देते हैं। बाबा साहब किसी एक वर्ग के नहीं, एक जाति के नहीं, एक धर्म के नहीं, बाबा साहब संपूर्ण मानव जाति के बाबा साहब हैं। हमें एक ऐसा समाज तैयार करना पड़ेगा जहां जातिवाद ना हो, क्योंकि बाबा साहब आजीवन जातियों को तोड़ने के लिए प्रयास करते रहे। बाबा साहब के विचारों को हम सही मायने में समझें और बाबा साहब का विचार है वो किसी जाति के लिए नहीं है। बाबा साहब को मानने वाले हर समाज के लोग, हर जाति के लोग हैं जो बाबा साहब को मानते हैं, जानते हैं, वो बाबा साहब को मानते हैं। तो साथियों हमें बाबा साहब के विचारों को इस तरह से बढ़ाना है कि किसी की बुराई ना नहीं करते हुए, किसी कोई जो अपना कार्य कर रहा है हमें उसके कार्य को नहीं छेड़ते हुए अपने कार्य को आगे बढ़ाना है। और ये बढ़ाने का कार्य साथियों डैन एम्पावरमेंट नेटवर्क का कार्य कर रहा है। तो आप लोग डैन एम्पावरमेंट नेटवर्क के साथ इस कार्य को करेंगे तो इसके लिए हम जो सशक्तिकरण संवाद करते हैं, इसका जो सारांश, जो इसका मतलब सिलेबस है, वो टोटल बाबा साहब का लिटरेचर, बुद्ध और उनका धम्म होता है। तो आप इसको स्टडी करें
और अपनी मतलब जो अपने कारवां को आगे बढ़ाने के लिए आगे आए। 10 एम्पावरमेंट नेटवर्क आपके साथ है, सदैव आपके साथ है। साथियों हमारा समय हो चुका है। अगर किसी साथी का कोई विशेष बात रखनी हो तो अपनी बात रख सकता है, संक्षिप्त में रखें, नहीं तो फिर हम समापन की तरफ जाते हैं। जी, कोई साथी अपनी बात नहीं रखना चाहता शायद। हमारा समय भी ओवर हो चुका है। साथियों आप सभी की इजाज़त हो तो मैं आप सभी साथियों की तरफ से डैन परिवार के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण कुमार सर से इजाज़त लेना चाहूँगा। सर, क्या इस संवाद को यहीं समाप्त कर सकते हैं? जी बिल्कुल, इस संवाद को यहीं समाप्त करते हैं। हमारा समय भी पूरा हो चुका है और मैं विशेष रूप में अपने साथियों से निवेदन करूँगा कि अगली सप्ताह हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है कि सशक्तिकरण से हम समझे क्या? हम सशक्तिकरण से क्या समझते हैं? और मैं उसमें विशेष रूप से हमारे इन साथियों का जिन्होंने अपने प्रयासों से एक एजुकेशनल एफर्ट किया है, तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 5-5 मिनट के कुछ स्लाइड, कुछ फोटोज़ और एक ब्रीफ के साथ आप अगले उसमें जॉइन करें और हमें अपने जो प्रयास आपके रहे हैं उनके बारे में और थोड़ा-सा गहराई से और उनके उद्देश्यों को समझाएँ। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे एजुकेशनल प्रयास हैं, जो अलग-अलग प्रयास हो रहे हैं, उनको एक फोरम पर लेके आया जाए। तो उसमें आपका ये जो सहयोग है वो बहुत बड़ा रहेगा। हम एक वेबसाइट पर काम कर रहे हैं, मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ, जिस वेबसाइट के माध्यम से हम जितने भी प्रयास पूरे भारत में अगर कोई भी प्रयास ऐसा हो रहा है, तो उसको हम एक बड़े मंच पर लेकर आएँ। तो आपसे अपेक्षा रहेगी कि आप लेके आएँ और बाकी साथी भी इस पर चर्चा करें और मैं चाहूँगा कि अगले सप्ताह मैं ना बोलूँ, इनफैक्ट हम हर महीने में एक सशक्तिकरण संवाद इस विषय पर रखें, जो सामूहिक रहे, कम से कम 4 में से 1 हमारा सशक्तिकरण संवाद ऐसा रहे। मेरा ऐसा भीम सिंह जी से निवेदन रहेगा कि जिसमें हमारे साथीगण हमें समझाएँ कि सशक्तिकरण से हम क्या समझे हैं अभी तक। तो इसी के साथ हम आज का कार्यक्रम खत्म करते हैं। आप सभी ने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय, जय भीम, नमो बुद्धाय सर, जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। अगले रविवार फिर मिलेंगे हम 8 बजे। सभी साथियों का बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद साथियों समय देने के लिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद।